हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास। इसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण, हिंदू में जो न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में है, रिलेवेंट है, उनको हम कवर करेंगे। तो आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉसिबल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और क्वेरीज हमें इंस्पायर करते हैं कि हम कल की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपनी और बेहतर बनाएं। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन स्काउटिंग के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पॉवेल के लेफ्टिनेंट जनरल की जयंती का प्रतीक है। यह दिन स्काउट मूवमेंट के विश्व संगठन वाला मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। 22 फरवरी को बर्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट द्वारा दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। स्काउट आपको पता ही होगा, हमारे स्कूल में भी होती थी स्काउट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषा पर पुस्तक का विमोचन किया गया है। 21 फरवरी 2022 को भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे प्रोफेसर रमेश श्री गौर, डीन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में IGNCA जो ये और यूनेस्को के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का विमोचन किया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत की बल्लेबाज BR वनीता ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों के संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, भारत की बल्लेबाज VR वनीता, जिन्होंने 6 एक दिवसीय और 16 T20I खेले, उन्होंने 21 फरवरी 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वनीता ने कर्नाटक और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेले और जनवरी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत करी थी। अब संन्यास की घोषणा कर दी है। 21-22 के घरेलू सीजन के दौरान उन्होंने 225 रन बनाकर बंगाल को महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचाया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इजरायल ने किया नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। इजरायल ने 21 फरवरी 2022 को एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सी डोम प्रणाली, आयरन डोम, जिसका उपयोग पिछले एक दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को नीचे गिराने के लिए किया जाता रहा है, का एक नौसैनिक संस्करण है जो सी डोम है। और गाजा पट्टी आपको पता ही होगा कहाँ पर है, तो ये इजराइल में है। ठीक है, सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कारपेट युद्धपोतों, जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है, पर स्थापित किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलगाववादी पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र को मान्यता दे दी है। न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरेस्टिंग है, सॉरी, जो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जो पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट, इन्होंने जो यूक्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो उसके 2 पार्ट थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है पुतिन ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार 21 फरवरी 2022 को पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। पुतिन ने एक हस्ताक्षरित डिक्री में यूक्रेन के लुहांस्क
और डोनेटस्क। ठीक है, क्षेत्रों को स्वतंत्र संस्थाओं की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह कहकर जवाब दिया कि वे प्रतिबंध लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। DCGI ने दी है कोविड वैक्सीन कोर्बेवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी। आपको कोर्बेवैक्स के बारे में पता ही होगा कि भारत के औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने विकसित किया है। यह देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रोटीन सब यूनिट है। चलिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दुपहिया वाहनों के वित्त पोषण के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हीरो मोटोकॉर्प के साथ रणनीतिक समझौता करने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। यह दोपहिया वाहन की खरीद पर वित्त पोषण करेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्राहक के क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर वाहन की ऑन रोड कीमत के 100% तक का वित्त पोषण करेगा। और हीरो मोटोकॉर्प मोटरसाइकिल और स्कूटर की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी भी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने अश्व फाइनेंस के साथ साझेदारी कर लिया। ठीक है, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने अश्व फाइनेंस के साथ साझेदारी कर ली है। साझेदारी के हिस्से के रूप में EGI यानी कि एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने देश भर के सभी प्रमुख शहरों में अश्व फाइनेंस के सभी ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगा। व्यवसाय ऋण और बीमा पॉलिसी को डिजिटल रूप में और बिना किसी कागजी कार्रवाई के द्वारा संसाधित किया जाएगा, जो ग्राहकों को पूरी सुविधा और आराम प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नासा और USA के सोलर ऑर्बिटर ने ली सबसे बड़े सौर प्रमुखता विस्फोट की तस्वीर। ये आप देख सकते हो। सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्षयान ने पूर्ण सौर डिस्क के साथ एक ही चित्र में देखे गए अब तक के सबसे बड़े सौर प्रमुखता की तस्वीर ली है। यह नवीनतम घटना 15 फरवरी 2022 को हुई और अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैली। यह अमेरिकन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब नासा और ESA की एक संयुक्त परियोजना है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विदेश मंत्रालय 23 फरवरी से करेगा शिल्प उत्सव कोलसिनेंस का आयोजन। ठीक है, विदेश मंत्रालय भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के माध्यम से नई दिल्ली में 23 से 25 फरवरी 2022 के बीच एक शिल्प उत्सव कोलसाइंस का आयोजन कर रहा है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के तहत आयोजित किया जाएगा, जो 21 से 27 फरवरी तक मनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया के लिए विदेश नीति पर एक सप्ताह का विशेष पाठ्यक्रम भी 21 फरवरी 2022 से शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केन्या बना मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। केरल मत्स्य पालन सम्मेलन 2007 में कार्य की पुष्टि करने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य राज्य और 7वां अफ्रीकी फिशिंग राष्ट्र बन गया है। 16 नवंबर 2017 को लागू हुआ कन्वेंशन मत्स्य पालन क्षेत्र में उचित कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ढांचा प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 4 फरवरी 2023 को केन्या में लागू होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को अपने सभी इंजीनियरिंग और MBA कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन से मान्यता प्राप्त हुई है। यह NAC A+ और NBA दोनों मान्यताएं प्राप्त करने वाला पूरे देश का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है।
इसकी इंजीनियरिंग और MBA डिग्री को वाशिंगटन समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त होगी, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत और ओमान ने जोधपुर में द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास की शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने 21 फरवरी 2022 को जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है। यह ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक अभ्यास का छठा संस्करण है। यह दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता की बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 5 अक्टूबर 2019 में ओमान में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो 5 हुआ था वो ओमान में आयोजित किया गया था और अब जो 6 हो रहा है वो जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज मैंने फिर से डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय एयरटेल अंडरसी केबल कंसोर्टियम SEAME 6 में हुआ शामिल। ठीक है, भारतीय एयरटेल हुआ है शामिल, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय एयरटेल भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की सेवा प्रदान करने के लिए अपनी उच्च गति वाली वैश्विक नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए SEAME 6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गया है। यह केबल सिस्टम में कुल निवेश का 20% निवेश करेगा, जो 2025 में लाइव हो जाएगा। एयरटेल ने एक फाइबर समूह का अधिग्रहण किया है और सिंगापुर, चेन्नई, मुंबई के बीच 4 फाइबर समूह का सह निर्माण भी ये करेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का समापन हो चुका है। ठीक है, 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। चीन ने कुल 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 15 पदक जीते हैं। चीन नॉर्वे के बाद पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जिसने 16 स्वर्ण पदक नॉर्वे ने हासिल करके एक नया सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया और जर्मनी ने 12 स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। तो आपको 3 पोजीशन पता लग गई होंगी, नॉर्वे, जर्मनी और चीन की। अगले खेल 2026 में मिलानो कोर्टिना में होंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन पूछ ली जाती है कि नेक्स्ट शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे, तो मिलानो कोर्टिना में होंगे। ITI म्यूचुअल फंड ने किया है ITI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लॉन्च। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ITI म्यूचुअल फंड ने ITI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है। यह एक ओपन एडेड हाइब्रिड योजना है जो उच्च गुणवत्ता वाले ऋण उपकरणों की एक श्रृंखला और निफ्टी 50 इंडेक्स शेयरों में भी निवेश करेगी। विक्रांत मेहता और प्रदीप गोखले संयुक्त रूप से इस योजना का प्रबंधन करेंगे। NFO यानी कि जो नया फंड ऑफर है वो अवधि के दौरान न्यूनतम निवेश 5,000 रुपये रखा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रामबन में शुरू होगा अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो पौधे हैं ये लेवेंडर के, इनमें बहुत अच्छी सुगंध होती है और इनका इत्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बैंगनी क्रांति के एक हिस्से के रूप में इसे बैंगनी क्रांति भी बोला जा रहा है। बैंगनी क्रांति के एक हिस्से के रूप में रामबन में CSIR ने इसका प्रोत्साहन को शुरू करा है। CSIR IIIM मतलब कि अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती की शुरुआत की जाएगी। रामबन जिले के लिए उड़ीसा बैठक के दौरान डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहित करके रामबन जिले में बैंगनी क्रांति शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लेवेंडर की खेती को पहले हिमाचल प्रदेश में किया गया था, वहाँ पे सक्सेस मिली, उसके बाद इसलिए अब जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट किया जाएगा ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 22 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, इन्हें आप देख सकते हैं, 22 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी 3 प्रसिद्ध GIS फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और सार्वजनिक डोमेन में
ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी करने के लिए गति शक्ति के साथ सहयोग करेगी। गति शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के बजट का 22-23 बजट का फर्स्ट वन पिलर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। PM गति शक्ति के अंतर्गत बहुत सारे अवसंरचनात्मक कार्य किए जाएंगे भारत की प्रगति के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड, जो निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला एक ओपन एडेड इंडेक्स फंड है, उसे लॉन्च करने की घोषणा की है। NFO सदस्यता के लिए 21 फरवरी को खुला और 7 मार्च 2022 को बंद हुआ। न्यूनतम आवेदन राशि 5,000 है और इसके बाद निवेशक ₹1 के गुणकों में निवेश कर सकते हैं। फंड का प्रबंधन जिनेश गोपानी हेड इक्विटी द्वारा किया जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए जिंदल स्टेनलेस और IT धनबाद के बीच समझौता हुआ है। भारत के सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील निर्माता जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और IIT धनबाद ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वे संयुक्त रूप से विभिन्न परियोजनाओं पर अनुसंधान एवं विकास करेंगे। JSL जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड छात्रों को सशुल्क ग्रामीणकालीन इंटर्नशिप के रूप में सहायता की मदद करेगा। IIT ISM JSL द्वारा समर्थित अपने पाठ्यक्रम में कार्यकारी विकास कार्यक्रम भी शुरू करेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। SBI ने फार्मेजी सहित 3 IPO को मंजूरी दिया। ठीक है, सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने API होल्डिंग्स की प्रारंभिक शेयर बिक्री को मंजूरी दे दी है और फार्मेसी आधार पूनावाला समर्थित वेलनेस फॉरएवर मेडिकेयर और धातु रिसाइकलिंग फर्म CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी का संचालन करती है। इसने तीनों कंपनियों को अपने IPO लाने के लिए प्रभावी रूप से मंजूरी देने का अवलोकन पत्र जारी किया है। फार्मेजी का IPO प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश केवल 6,250 करोड़ के शेयरों की प्राथमिक शेयर बिक्री होगी। ठीक है, IPO आई होप आपको पता होगा कि जब अपने शेयर्स को बाज़ार में उतारा जाता है कंपनी के द्वारा खरीदने के लिए, तो उसे IPO बोलते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने कनाडा के बल्लार्ड के साथ समझौता किया है। अडानी समूह ने बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भारत में ईंधन सेल निर्माण के लिए संभावित सहयोग सहित सहयोग के विभिन्न विकल्पों की जांच करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज की नवगठित सहायक अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड समझौते के तहत प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। मातृभाषा के संरक्षण के लिए एक जन अभियान की जागरूकता है, ऐसा उपराष्ट्रपति जी ने कहा है। आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था, तो उसी उपलक्ष्य में ये बात कही है। हमारी भाषाएं हमारे वर्तमान को अतीत से जोड़ने वाला सूत्र हैं, ऐसा कहा है। श्री नायडू ने क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने को कहा है। उपराष्ट्रपति ने तकनीकी पाठ्यक्रमों को भी भारतीय भाषाओं में पढ़ाने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया था, तब ये सारी बातें कही। ठीक है, उन्होंने मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक जन अभियान का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम अपनी मातृभाषा को खोते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जैसा इन्होंने कहा है कि तकनीकी पाठ्यक्रमों को भी भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, तो आपको पता होगा कि सिर्फ IIT BHU जो है वो फर्स्ट IIT है जो बीटेक की पढ़ाई पूर्ण रूप से हिंदी में करा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर व मलेशिया के मंत्री सुश्री कमरुद्दीन के बीच बैठक हुई है।
पाम ऑयल क्षेत्र में मलेशिया के साथ साझेदारी पर सहमति व्यक्त की गई है। आपको ये आप मीटिंग की फ़ोटो देख सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत ने अभी हाल ही में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको घटा दिया था पाम ऑयल पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने श्री नरेंद्र सिंह तोमर और मलेशिया के बगान उद्योग और वस्तु मंत्री जुरैदा कमरुद्दीन के बीच कृषि भवन नई दिल्ली में बैठक हुई थी। ठीक है, इस दौरान मंत्री जी ने मलेशिया से पाम ऑयल प्लांटेशन में सहयोग प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, क्योंकि पाम ऑयल बहुत इंपोर्ट करता है भारत, तो इसीलिए पाम ऑयल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्र की पहल से दालों की कीमतों में गिरावट आई है। अरहर दाल के अखिल भारतीय थोक मूल्य में 2.87% की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र ने निर्बाध आयात निश्चित करने के लिए 15 मई में मुक्त श्रेणी के तहत तुअर, उड़द और मूंग की आयात को अनुमति दे दी है। अगली न्यूज़, वंदे मातरम की सिग्नेचर ट्यून जारी हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। संस्कृति मंत्रालय को गणतंत्र दिवस 2022 के दौरान अनुकरणीय पहल के लिए विशेष पुरस्कार ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक आयोजन में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी 2022 को IGNCA दिल्ली में संस्कृति शाम के साथ एकम भारतम नामक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून भी जारी की गई। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए, मंजूरी देती है। शिक्षा मंत्रालय ने 1+1 चैनल की पहुंच का विस्तार, सबसे दूरस्थ क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा की पहुंच विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। आपको पता होगा कि इकोनॉमिक बजट में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि वो 1+1 चैनल योजना को इम्प्लीमेंट करेगी 22-23 बजट वर्ष में। तो उसी दिशा में एक वेबिनार आयोजित की गई है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। वेबिनार के तहत 1+1 चैनल की पहुंच का विस्तार, सबसे दूरस्थ क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा की पहुंच विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल विश्वविद्यालय विश्व स्तर की उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना विषय पर गहन विचार विमर्श के लिए वेबिनार का आयोजन किया है। डिजिटल विश्वविद्यालय विश्व स्तर की उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, ये थीम थी। और किसने किया है? शिक्षा और कौशल क्षेत्र के लिए शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, केंद्रीय बजट 22 में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के तरीकों पर विचार विमर्श की और चर्चा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों के साथ डिजिटल शिक्षा और कौशल के अमृत मंत्र के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेबिनार का उद्घाटन किया। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 25वीं बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। वित्त मंत्री जी को देख सकते हैं आप। ये FSDC ने वित्तीय स्थितियों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर नियंत्रण निगरानी रखने की आवश्यकता बताई है। चलिए ये 25वीं बैठक थी, ये याद रखिए आप बस। और निर्मला सीतारमण जी ने अटेंड की है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। आपको पता होगा कि ऐसे कुछ कैंपेन्स चलाए जा रहे थे सिख फॉर जस्टिस सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो उन्हीं को बंद करने का आदेश दिया है प्रसारण मंत्रालय ने। प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता होगा कि पहले ही पुरस्कार अनाउंस हो चुका था, फाइनली इन्हें दे दिया गया है नीना गुप्ता जी को। ये कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ प्रोफेसर हैं और इन्हें ये पुरस्कार दे दिए गए हैं। उन्हें संबद्ध बीजीय ज्यामितीय और विनिमयशील बीजगणितीय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2021 का पुरस्कार मिला था। बधाई इन्हें दी गई है।
बहुत अच्छी बात है ये। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। परिधान उद्योग को अपने पैमाने व आकार को बढ़ाने और PLI योजना का लाभ उठाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा उपेंद्र प्रसाद जी ने कहा है। अगले वित्तीय वर्ष या उसके बाद के साल में परिधान निर्यात के $20 बिलियन के आंकड़े को पार करने की संभावना है। ये इंपॉर्टेंट है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। 5 वर्षों में वस्त्र निर्यात के दौरान मौजूदा $40 बिलियन से $100 बिलियन के आंकड़े को पार करने की भी संभावना है 5 वर्षों में। ठीक है। AEPC ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। तो बस्त्र मंत्रालय के सचिव ने ये बातें कही हैं, लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। PM केयर फंड फॉर चिल्ड्रन, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई गई है। ठीक है। पहले ये योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी, अब इसे 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस याद रखिए बढ़ा दिया है। ये आपको पता ही होगा कि महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा गया, जिसकी एक प्रति सभी जिलाधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि उन्हें सबको सूचित किया जा सके। सभी पात्र बच्चों को PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का लाभ उठाने के लिए नामांकित किया जा सकता है। इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड की एक महामारी के रूप में घोषित और चित्रित करने की तारीख पर अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारतीय परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए हरित वित्त पोषण महत्वपूर्ण है। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत ने सतत गतिशीलता में तेजी लाने के लिए संभावित वित्त पोषण समाधानों को पहचान करने के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन है? नीति आयोग है, विश्व संसाधन संस्थान है और NDC-TIA है, और इन्होंने एक वर्चुअली रूप से एक वेबिनार आयोजित किया। तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।